नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से आपके समक्ष इवनिंग स्पेशल एपिसोड में आज आपके समक्ष आया हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है एडवोकेट राजेंद्र नेगी और उनसे हम इवनिंग स्पेशल एपिसोड में जानेंगे कि जो किन्नौर की राजनीति में क्या-क्या परिवर्तन होना चाहिए और हुआ है, और काफ़ी चीज़ों को लेकर हम कानूनी चीज़ें भी इनसे हम सुनेंगे। तो जितने भी दर्शक हमारे पेज से जुड़ रहे हैं तो कृपया इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ भी जानकारी आप हमारे राजेंद्र नेगी से जानना चाहते हो तो ज़रूर जो है अपना जो प्रतिक्रिया जो है हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालें, और ताकि हम उनसे आपके सवालों को पहुँचाएँ। तो हमारे बीच पहुँच चुके हैं राजेंद्र नेगी जी, उनको मैं अपने मंच में स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। महोदय जी नमस्कार। आपका कैमरा थोड़ा उल्टा है, आप थोड़ा इसको सीधा करेंगे आपका। और हाँ जी। जी, जी। नमस्कार सर, आपका नमस्कार एमसी जी। फेसबुक पेज में आपका स्वागत है जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे को इस मंच पे बुलाया। थोड़ा चलिए नाम हमारा राजेश नेगी। जी, जी राजेश हमारा नेगी एक नाम सर जी। राजेश नेगी, अच्छा राजेश हाँ जी, नेगी। जी। जी। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। राजेश नेगी जी। तो राजेश नेगी सर जी, आप हमारे पेज से जुड़े और आपका बहुत-बहुत आभार। आपने समय निकाला हमारे लिए, किन्नौर के लिए, और किन्नौर की राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या होना चाहिए, और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम बात करेंगे जो पंचायती चुनाव में क्या-क्या हम हमारे जी। को देखने को मिल रहा है। इन्हीं चीज़ों पर हम आज आपसे रूबरू करेंगे, और कई कानूनी सलाह कुछ जो हमारे सामाजिक मुद्दों में रहते हैं उस पर भी हम आपसे जी, परिचर्चा जी। करेंगे। सबसे पहले हमारे तो जी, 1 मिनट सर, हमारे साथ बैठे राजेश नेगी जी, एडवोकेट किन्नौर से, और वो कांग्रेस के आरटीआई अध्यक्ष भी है। और आरटीआई अध्यक्ष का क्या काम होता है इस विषय पर भी हम बहुत बारीकी से जानकारी लेंगे। और आज का जो विषय रहेगा हमारा पंचायती चुनाव पर होगा, लेकिन ये जो इवनिंग एपिसोड है शायद मेरे हिसाब से आज अंतिम होगा, क्योंकि अब जैसे ही चुनाव का माहौल बन चुका है तो शायद अब कल से हमारे कुछ नए एपिसोड होंगे, इसकी जानकारी हम शाम को देंगे। आज इस पेज से जितने भी जुड़े दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया आपको हमारे राजेश नेगी अधिवक्ता से जो भी सवाल जवाब आपने पूछना हो, लेकिन वो किन्नौर से संबंधित हो और राजनीतिक या फिर हमारे भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हो। इसमें हम किसी भी धार्मिक और जातिवाद की चीज़ों को हम नहीं उठाएँगे। और हाँ, जो भी सामाजिक मुद्दे आपको लगता है आरटीआई अध्यक्ष के अनुसार क्या-क्या हमारे को किन्नौर में समस्याओं का समाधान हो सकता है, वो भी हम जानेंगे। तो मंच में हम उनसे उनका वो आ चुके हैं, उनका स्वागत भी हुआ है। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार है, तो आइए उनसे हम सवाल-जवाब करते हैं। पुनः सर स्वागत है आपका मंच में सर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि ये मंच जो आपने साझा किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत-बहुत आभारी रहूँगा। जी राजेश जी, हमारा मकसद ये है कि जो हमारे जो किन्नौर में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो अधिवक्ता हो गए, चाहे हमारे नेता भी हो गए, प्रधान ग्राम पंचायत, फिर महिला मंडल हो जी। गए, युवक मंडल हो गए, सामाजिक चीज़ों को लेकर हमने सबके लिए ये मंच रखा है। ये राजनीतिक पखवाड़ा नहीं है या किसी का समर्थन करने के लिए मंच नहीं बनाया है। सबके सहयोग से एक सुंदर और बेहतरीन किन्नौर बनाने के लिए एमसीएन का एक प्रयास है। इसलिए आप हमारे लिए हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे मंच से जुड़े सबसे पहले तो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर ये जो आप कांग्रेस जी। कमेटी के आरटीआई अध्यक्ष हैं, तो मुझे बताएँगे आरटीआई अध्यक्ष का क्या-क्या काम होता है? और आरटीआई के द्वारा हम आपसे क्या-क्या जानकारी ले सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ महोदय। सबसे पहले तो मैं जो आपने ये जो कार्य कर रहे हैं अपना इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नए जो लोग इसमें जुड़ते आ रहे हैं और जो अपने विचार एक साझा कर रहे हैं। इस एपिसोड के द्वारा जो आपने कार्यक्रम चलाया है बखूबी अच्छे नंबर चल रहा है। और जिस तरह आप एक आरटीआई की बात कर रहे हैं, आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में केंद्र सरकार ने लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था कि ताकि जो सरकारी काम-काज के बीच की पारदर्शिता है, उसको दूर किया जा सके। कोई ऐसी गोपनीय
स्तिनारे जो जनता को पता ना चले। और कुछ ऐसे शुरू में जब आरटीआई एक्ट नहीं था तो कई कार्य कार्य होते थे सरकारी तौर पे है, कहीं कोई निजी तौर पे होते थे। तो उनकी जो जानकारी जो हमारे हम जैसे आम जो देश के नागरिक है उनको उपलब्ध नहीं होती थी। आरटीआई जो कानून 2005 में आया उसके तहत अब हम जानकारी ले सकते हैं, मगर जानकारी जो लेने का तरीका है वो भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जानकारी लेने से हमारा ये तात्पर्य कि हमें हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। कुछ जानकारी ऐसी होती है जो देश की सिक्योरिटी से जुड़ी होती है, वो जानकारी हमें नहीं मिल सकती है। और कुछ ऐसी गोपनीय पेपर्स होते हैं जो सरकार अपने तक सीमित रख सकती है, जिसको हम पब्लिक में साझा नहीं कर सकते हैं। तो जानकारी का जो ये ब्यौरा है अलग अलग है, और इसका जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग दिशाओं से गुजर कर जाता है। तो आरटीआई एक ऐसा माध्यम है जिसमें केंद्र सरकार ने आम जनता को एक सुविधा दी है कि कोई भी डेवलपमेंट विकास हो रहा है किसी भी स्कूल में, या कोई भी पॉलिटिकल जो इशू है, कोई भी राजनीतिक जो सरकारें हैं उनके जो कार्यकाल में कौन से काम हुए, कितना फंड आया, या उसमें जो फंड यूज हुआ है वो किस तरह का हुआ है, उसके जो हेड कहाँ से आया, इस तरह की जानकारी जो हम आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं। तो आरटीआई जो एक्ट है एक ऐसा एक्ट है जिसके जरिए आज आप मात्र एक 10 रुपए का जो आपका फॉर्म आता है उसको आपने या तो लिखित तौर पर भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो फॉर्म लेकर ही आप जानकारी मिलेगी। आपको सिर्फ 10 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर आता है पोस्ट ऑफिस से, उसको लगा के आप जो सूचना मांगना चाहते हैं उसमें उसका विवरण, कौन सा वर्ष का है, सूचना किस संदर्भ के लिए चाहिए, वो सारी चीजों का ब्यौरा उस एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा। मगर इसमें कुछ और भी बातें हैं। कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, किसी की निजी सूचना भी ले नहीं सकते इस माध्यम से हम, किसी पर्सनल सूचना। हमारे साथ बैठे हैं आरटीआई अध्यक्ष कांग्रेस के जिला किन्नौर के आरटीआई अध्यक्ष राजेश नेगी जी, जिन्होंने बताया कि आरटीआई लेने के लिए एक पोस्टल जो फॉर्म होता है 10 रुपए का, उसको किसी भी विभाग के द्वारा आप उसमें क्या क्या जानकारी लेना है उसमें आप डाल सकते हो और फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हो। उसके साथ ये भी साझा किया कि इन्होंने कि किसी की निजी जो है हम जो है आरटीआई के द्वारा जानकारी नहीं ले सकते। तो इन्हीं विषयों को हम आगे ले जाएंगे। आरटीआई से संबंधित और सवाल मेरे रहेंगे। महोदय जी जी, जी मैंने एक चीज एक नोट्स किया, क्या आरटीआई लेने के बाद हमारे को मिल तो जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई करना तो क्या हम कर सकते हैं? जी जी। अगर आपको लगता है कि जो आपके द्वारा सूचना मांगी गई है वो आपके जो आपने सूचना मांगी है उससे आप संतुष्ट नहीं है तो उसकी आप अपील भी कर सकते हैं। सूचना अभी मांग जो जी जी सूचना आपने बोलिए। मांगी गई है, यदि आपको 30 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर सूचना रिसीव करने के बाद आपको सूचना अधिकारी उसकी सूचना को प्रदान नहीं करता है तो आप उस अधिकारी की अपील डाल सकते हैं जो आपने सूचना मांगी है। मगर किंतु आपको उसका रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए आपके पास। जिस डेट में आपने सूचना मंगाई है या तो उसे रिसीव कराया हो या पोस्टर स्पीड पोस्ट के द्वारा उसको रजिस्ट्री के द्वारा उस दफ्तर में भेजा गया हो जिस दफ्तर से आप सूचना मांगनी चाहिए। तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर आपको सूचना नहीं मिलती है तो आप उस जो आपने आरटीआई मांगा है उसकी अपील आगे उसके उच्च अधिकारी के ऑफिस में कर सकते हैं। जैसे कि महोदय आपने बताया, ये समझ गए होंगे तकरीबन काफी लोग क्या क्या व्यवस्था है। जी जी आजकल तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आरटीआई जो जो राजनीतिक दलों में आरटीआई अध्यक्ष का जो एक पद जो मिलता है उसका मुख्य कारण क्या रहता है? क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है आपके राजनीतिक दलों में? आपको जैसे आरटीआई का अध्यक्ष बनाया पूरा किन्नौर का, तो क्या जरूरत पड़ जी गई है जी। आपके लिए इस प्रकार का? इस तरह की जो सरकार की जो विकास योजनाएं होती है, जैसे जी। इस टाइम सरकार बीजेपी की चल रही है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में जो फंड आया है हमारे किन्नौर के जो कोई भी स्कूल हो या कोई दफ्तर के लिए हुआ या किसी और संस्था के लिए या पीडब्ल्यू रोडों का कार्यक्रम होना है, रोड की जो मुरम्मत होनी है या कोई किसी की डंगे लगनी है रोड साइड पे, तो उनका जो फंड आया था है हम उसका ब्यौरा लेते हैं कि जो फंड आ रहा है उसमें कितना फंड आया, कितना यूज हुआ, उसमें कितनी क्वांटिटी के सीमेंट यूज हुए, लेबर्स कितने थे, वो सारी जानकारी हम लेके रखते हैं ताकि जो सरकारी धन का दुरुपयोग ना कर सके। महोदय, इसी विषय पर हम और थोड़ा आगे लेंगे। जी जी आपको
सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिल जाती है, सभी चीज़ें मिल जाती है, फिर सड़कों में नारेबाज़ी में सभी राजनीतिक दल आते हैं, तो इसका मंशा क्या रहता है इसके पीछे सर? देखिए राम भगत जी, कई बार ऐसा होता है, कुछ मांगे ऐसी होती है जो पेपर से नहीं मिलती है, तो जी। अपनी जो कानूनी जो हमारा हक है उसको पाने के लिए बाद सड़कों पर उतरना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें प्रशासन की लापरवाही है। अगर प्रशासन लोगों का साथ दे, उनके विश्वास को जीते, कानून जो है, पुलिस वाले है, जो पुलिस वाले अपना करते हुए जो अपनी ड्यूटी है उसको पूर्ण तरह से निभाए, ताकि लोगों को सड़कों पर ना उतरना पड़े। किंतु कई लोग किसी अच्छे काम के लिए या पब्लिक सड़कों पर उतरती है तो उसको राजनीतिक रूप देते हैं। वो सबसे बड़ी विचित्र बात है हमारे लिए। कुछ महोदय, लोग। मैंने कभी-कभार एक चीज़ देखा है सड़कों में, ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर आपको जी जी बहुत सोचना होगा। जब हम सड़कों में उतरते हैं तो क्या हम लोग जो है एनएच जाम करते हैं। मान लेते हैं आपने पुलिस विभाग को घेरना है, तो हम पुलिस के जी जी विभाग के एरिया या कंपाउंड को घेरते नहीं है, हम एनएच को घेर लेते हैं। तो इसके पीछे ये कौन-सा आपका कानून बनता है कि आप राष्ट्रीय मानक को ही बंद कर लेते हैं? इस पर थोड़ी-सी प्रतिक्रिया करेंगे सर? आपका नहीं, ये काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी चीज़ें जब भी कोई घटना या कोई ऐसी चीज़ें आती है, सभी राजनीतिक दल ऐसे करती है, तो एनएच को जाम करते हैं, जबकि किसी एक जी जी पर्टिकुलर संस्था या फिर प्रशासन को करना चाहिए, एनएच पर आ जाते हैं। इसके जी जी पीछे क्या मकसद होता है? एनएच जाम करने देखिए। से जल्दी सुनवाई, 1 सेकंड, एनएच को जी जाम जी करने से जल्दी सुनवाई होती है, जल्दी अमल में होता है, या फिर एक वो प्रोपोगंडा होता है कि राजनीतिक दलों का ताकि मीडिया आ जाए और ज़्यादा हवा बन जाए? देखिए, आज सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे किसान जो धरने पे खड़े हैं, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज जो हमारी जो मांगे है, जो एक हमारा हक है, अगर हमारे हक ही हमसे छीन लिए जाए तो आम इंसान कहाँ जाएगा? ना कानून का साथ देगा, ना प्रशासन साथ दे रहा है, तो आखिर करेगा क्या? अपनी बात पब्लिक के सामने रखने के लिए, पब्लिक हित के लिए वो सड़क पे उतरता है, ना कि कोई उसमें कोई मानसिक जो हमारी जो मानसिक जो उसमें कोई राजनीति होती है। अगर आपका हक कोई छीन रहा है या कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? आप पब्लिक का सहारा लेके उस बात को पब्लिक के सामने लें, उस जो चीज आप कहना चाहते हैं उसको सब लोगों के सामने लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो हम कार्य करते हैं या कोई इसका वजह सड़कों उतरना पड़ता है उसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है। कई बार सामाजिक जो हमारी चीजें जरूरत होती है, कई बार किसी हित के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपके लिए एक सवाल आया है, सुमित जी जी नेगी जी का, आपने उस पर पढ़ना भी है। आरटीआई के माध्यम से हम पंचायत में कौन-कौन से काम के लिए सेक्शन लगे हैं और सैंक्शन। कितना फंड आया है और कितने फंड उसमें मतलब इन्हीं चीज़ों से कि फंड आया है, व्यय किया है, तो कौन से सेक्शन है, कौन सी धारा के अनुसार जो है हम इसको हम जाँच पड़ताल कर सकते हैं पंचायत में? देखिए, पंचायत पंचायत में सिंपली एप्लीकेशन दे के आप बीडीओ को दीजिए या फिर सेक्रेटरी को दीजिए। उसमें जो आपने सूचनाएं लेनी है उसका पूरा विवरण दीजिए। उसमें जो कोई सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है। आप सूचना अधिकारी का नाम, उसका डेजिग्नेशन लिख के जो सूचना सूचना का विषय लिखना है, उसमें जो आपने कितने स्कीम आए, कौन सी खर्च हुए, कितना फंड आया, वो सिंपल लिखे। सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है इसमें। आप सिंपल आप खुद ड्राफ्ट का एप्लीकेशन हाथ से लिख सकते हैं। सेवा सूचना अधिकारी जो भी आपका बीडीओ या एसएसटीएम है या फिर आपका सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी, उसको लिख के नीचे आप उसका जो सूचना मांगनी है उसका पूरा विवरण दीजिए कि मुझे इस ईयर की सूचना, इस साल में कितना फंड आया पंचायत में, कौन कौन सी स्कीमें आई है और कौन कौन सी स्कीम में कितना धन जो सरकार के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट बॉडी के द्वारा पंचायत में है उसका विवरण दीजिए। जब आपको उसमें 10 रुपये पोस्टल पोस्टल ऑर्डर लगाना है आपने, और उसके बाद आपको उनसे एक चिट्ठी आएगी कि आपकी सूचना तैयार हो गई है और आपको इतने जो उसके चार्जेस पे करने हैं। जी, बहुत-बहुत आभार। आपके लिए एक सवाल और आया है कि जी जी साहब जी, आरटीआई के तहत हम सूचना थर्ड पार्टी को दे सकते हैं? कृपया इस पर भी आप जो है प्रतिक्रिया करें। जी। राम भाई, थर्ड पार्टी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम जिसकी जिसकी हम सूचना लेनी, उससे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी मेरी कोई गोपनीय सूचना नहीं है तो मुझे आपसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप हाँ करेंगे तो वो आपकी सूचना मुझे देंगे, अदरवाइज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। किसी पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। जी, आप जी। ये थोड़ा-सा हमें जानकारी दीजिए कि आपको जो आरटीआई अध्यक्ष का जो आपने भार सँभाला है, कितने सालों से आप ज़िम्मेदारी इसको ले रहे हैं सर आप? मैं 2020 से ले रहा हूँ। अभी वर्ष मतलब अक्टूबर 2020। तो इस बीच अक्टूबर में 2000। आपने कोई
इस बीच में कोई आपने ऐसी जानकारी निकली जो हमारे लोगों को पता ना लगा हो और आप लोगों तक पहुंची हो बात? ये पब्लिक सूचना है हमारे पास। हमारे जी, पंचायत में एक 13 लाख अवार्ड हुआ था पोंडा पंचायत के अंदर। जी, पाइपलाइन बिछानी थी बरी से लेकर बरी पोंडा काचे के लिए। जी। जल पेयजल योजना थी जिसमें 13 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था, किंतु उसमें से पैसा कुछ सैंक्शन रिलीज भी हुआ कि उसमें काम नहीं हुआ है। तो ये बहुत हाँ, हैरानी वाली बात है। महोदय महोदय इस पर तो ऐसा है, 2020 में तो आपको पता है कि कोरोना काल आ गया है, तो इसमें लेबर की प्रॉब्लम आई नहीं नहीं, होगी, काफी चीजों की 2013 में दिक्कत सैंक्शन आई। हुआ है पैसा। पैसा जो है 2013 में सैंक्शन हुआ है। अच्छा, जी 2013 जी। में सैंक्शन हुआ है और काम अभी तक अधूरा है, तो 2013 में सरकार किसकी रही सर? 2013 में सरकार कांग्रेस की रही होगी। हाँ, तो ये ढील किसकी रही होगी सर, आप बताएंगे? डील तो जिस 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 ठेकेदार के अंडर में काम दिया गया था उस ठेकेदार की डील रही है। तो सर इस पर जो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? आपके जो है कांग्रेस में बहुत सारी, जैसे आपने आरटीआई का एक संभाला, जी अलग जी। अलग जिम्मेदारियां होगी, तो महामंत्रिमंडल होंगे, काफी लोग होंगे, तो उन्होंने क्या इस पर काम नहीं किया क्या? ये जो ये जो सूचना अभी आई है, हाल ही में हमने जो आरटीए लगाया था उसके तहत हमें मुझे पता लगा कि काम नहीं हुआ है। हाँ, तो शायद पैसे तो जी। इसका बैलेंस होगा कि पैसे इसका खा गए हैं क्या? पाइपलाइन तो पाइपलाइन कुछ पहुंचाई है मगर उसमें काम नहीं हुआ है। कुछ अ, पाइपलाइन ने पहुंचाई है किंतु काम नहीं हुआ अभी तक। आप थोड़ा सा आपने इसमें जानकारी देना, जी जो जी। 13 लाख का जो पैसे है, क्या वो पैसे खत्म हो चुके हैं कि अभी उसमें बैलेंस है? बैलेंस है अभी उसमें। तो जी जी। अभी तो उसके बाद आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? कार्रवाई कर रहे हैं, उसको साझा करेंगे जब हो जाएगी उसमें हम जी, बहुत लीगल अच्छा। एक्शन ले। जी जी। जी। आपके लिए एमसीएन की ओर से बधाई आई है। हमारे छोटे ब्रदर है। नमस्कार जनाब, एमसीएन पेज पर आने के लिए एमसीएन की धन्यवाद ओर जी। से हार्दिक बधाई। राम प्रकाश जी नेगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके लिए एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ, उसके बाद हम बिल्कुल। आएंगे बीच में। जी जी। और रचना सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं आपसे कोई एक नहीं। सवाल पूछूंगा। जी जी। यहाँ सवाल है कि थर्ड पार्टी के संदर्भ में परमिशन किसके माध्यम से लिया जाएगा? उस व्यक्ति से जिसकी सूचना हमने किसी विभाग से लेना हो, जबकि उस व्यक्ति से हमारी बातचीत ही नहीं होती। ये कैसा संभव रहेगा सर, बातचीत नहीं रहेगा तो? क्या कानूनी इसमें प्रक्रिया लिया जाएगा? यदि आप किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या तो सरकारी कोई पद पे हो तो उस सरकार के विभाग को आपको आरटीए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट पे है व्यक्ति, उसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, तो पहले उस विभाग के अधिकारी को अप्लाई आरटीए अप्लाई करने पड़ेगी। वो फॉरवर्ड करेंगे उससे जो जिस व्यक्ति की सूचना आप चाहते हैं। यदि वो व्यक्ति उसको अलाउ करता है तो आपको उस थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जी, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया। आपके लिए एक छोटी सी रचना, उसी रचना में आपने थोड़ी सी यादें ताजा करना आपने। बिल्कुल। ये है दान, रक्तदान। जी जी। ठीक है जी। रक्तदान महादान, आइए इस अभियान में जुड़कर देश को बनाए महान। रक्तदान महादान, आइए इस अभियान से जुड़कर देश को बनाए महान। बीमार मजबूर बेबस लोगों को जिन्हें रक्त की जरूरत होती है, आइए उसे हम अपना रक्त दान करें। आगे है, बहुत खूब। रक्त जात रक्त जात नहीं देखता, रक्त धर्म नहीं देखता, हाँ इंसानियत जरूर देखता है। जात नहीं देखता, रक्त धर्म नहीं देखता, हाँ इंसानियत जरूर देखता है। रक्त जोड़ता है अपने पराये को, समाज को, रिश्तों को। ना डरो ना घबराओ, ना डरो ना घबराओ, हाथ से हाथ बढ़ाओ, इस महान कार्य में आओ सब जुड़ जाओ। जरूरतमंद लोगों को रक्त दान कर पुण्य फल तुम पाओ, पुण्य फल तुम पाओ। इस विषय पर थोड़ी सी याद है सर आपको कुछ विषय? बहुत बहुत ये आपने अच्छी बहुत खूब जो लिखा वो उसके काबिलियत तारीफ है। जो जो रक्तदान का विषय काफी पहले से ही मेरे दिमाग में है। जो जब मैं कॉलेज टाइम में था या स्कूल टाइम में सोलन में थे हम, उस टाइम से ही मैं इन जो सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहा था। तो जब मैं एनएसवाई का कार्यकर्ता सोलन में था तो उस टाइम हमने काफी जो ये रक्तदान शिविर हम कॉलेज में लगाते थे। चाहे डीसी चौक डीसी साहब के दफ्तर में से हम परमिशन लेके हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो आंगन है उसमें मैंने काफी
शिविर लगाए हुए रक्तदान के लिए, और सोलन कॉलेज के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो इस तरह का जो आयोजन किया गया है, ताकि जो लोग जरूरतमंद है उनको सही वक्त पे रक्त मिल सके, या कोई बेचारे किसी कारणवश रात को पहुंचते हैं, देरी से पहुंचते हैं, तो उनको भी जो ये रक्त की सुविधा हर टाइम मिल सके। तो मैं तो सभी समाज के जो नवयुवा है, जो तंदुरुस्त है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि साल में एक बार जरूर रक्तदान करना चाहिए, ताकि आपका जो रक्त है वो किसी की जीवन को सफल बना सके। आपके साथ एक बहुत अजीज दोस्त हुआ करते थे तेजू जी, उनके बारे में कुछ आपको जानकारी जी जी याद जी, है क्या? लिप्पा के बहुत सक्रिय समाज सेवक हो। अभी हर महीने वो रक्तदान करते थे। अभी पिछले आपके फेसबुक पेज, एमएनसी पेज पे उनसे मेरी बात हुई थी। काफी मेरे ये अच्छे मित्र हैं। अभी भी मेरा कहने का मतलब है अभी भी समाज सेवा कर रहे हैं, और आप वकालत में जाकर आप थोड़ा सा आप प्रोफेशनल में आ गए और वो समाज सेवक में आ गए, जबकि दोनों एक साथ थे, तो ये थोड़ा सा नहीं, आप बताएंगे? ये जो रक्तदान का जो मैंने काम छोड़ा नहीं है। अभी हाल ही में कुछ 2019 में एक किनो न्यूज के नाम से एक ग्रुप है हमारे व्हाट्सएप पे, तो मुझे मैसेज आया कि किसी को ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। तो मैंने मैसेज किया कि मैं हॉस्पिटल के साथ ही रहता हूँ, तो अगर मुझे चाहिए तो मुझे कॉल करे। तो उन्होंने कॉल किया, मैं उसी शाम गया, और कोई हमारे रक्षम के थे, तो उनको मैंने उसी टाइम ब्लड डोनेट किया था। तो मैं कई कार्य रामबाबू जी भूला नहीं हूँ, जब तक जरूरत पड़ती है तो मैं ये चीज के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आपके लिए सवाल आया है, जी जी सुमित जी का ही सवाल है। अगर फंड उपयोग नहीं किया या दुरुपयोग किया है तो कोर्ट जा सकते हैं? अगर कहीं किसी भी पंचायत या आपके ठेकेदारों ने या फिर ऐसे, तो कोर्ट जा सकते हैं क्या? डायरेक्ट कोड नहीं दस्ती है, उसकी आप कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी। जो आपने तथ्य इकट्ठे किया, यदि किसी ने गबन किया है किसी सरकारी धन का, तो आप डायरेक्ट कोड नहीं सकते, आपको डायरेक्ट कंप्लेंट पुलिस थाने में करानी पड़ेगी। पुलिस इंक्वायरी के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। तो आपके एफआईआर होने लिए के बाद एक फिर एक सवाल आया है, लायक राम जी, एसटी सर्टिफिकेट नेपाली को मिल सकता है, इस पर आरटीआई मिल सकता है क्या? जी जी, यदि अगर किसी ने गैर की जो किनोरा है उसको एसटी सर्टिफिकेट इशू किया है, तो उसकी आप जानकारी तहसील से ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से। ये कहीं ये जो विषय है ये भी काफी गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे किन्नौर के अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसटी का बेनिफिट ले रहे हैं। हालांकि वो किन्नौर के मूल निवासी, किन्नौर से गैर किन्नौर आए, फिर भी हमारे प्रशासक जो बैठे हुए, वो पता किस मंशा के लोग हैं, कहाँ से बढ़ गए, वो कैसे किसी गैर किनारा को गिरोरा को जनजाति सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ऐसे मामले मैंने भी देखा हूं, उसके मैं भी कभी इसके तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं, ताकि एक ही बार मीडिया के जरिए इनका जो खुलासा कर सके किस तरह की दानलिया चल रही है प्रशासन में, कि कोई बाहर का आके कोई एसटी बन रहा है, और जो किन्नौर हमारे जो किन्नौर है उनको एसटी से वंचित रखा जा रहा है। तो इस पर तो धांधली का मतलब आप कैसे किस पर लगाएंगे सर? प्रशासन पे? ये जो राजनीतिक दल तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही रहते हैं, तो ये धांधली कौन कर रहा है, प्रशासन या पार्टियां कर रही है सर? इसमें प्रशासन का हाथ है, पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि सर्टिफिकेट इशू करता है प्रशासन, मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे तो तथ्यों को अगर सही पाए, तभी जाके एसटी या एससी सर्टिफिकेट इशू होता है किन्नौर में। अगर वो तथ्यों को वेरीफाई नहीं कर रहा है, बिना तथ्यों के आधार पर कर रहा है, तो कैसे इशू हो रहे सर्टिफिकेट? कई लोग हमारे, चलो इस बात को खुलासा नहीं करना चाहिए, तो इस बात पे ही चर्चा विषय, मगर इसमें पूरा प्रशासन का ही हाथ है। सर अब तो ई ट्रांसफरेंसी आई है, अब तो ऐसे दिक्कत नहीं है, खड़े होना पड़ता है, फोटो लेना लिया जाता है, अब पहले की तरह नहीं है। अब उस आदमी को रहना पड़ता है वहां पर। अब कुछ सर्टिफिकेट तो ऑनलाइन से पहले इशू है। अब जो ऑनलाइन जो पहले तो ऑफलाइन था, रजिस्ट्री वर्कर था, रजिस्ट्री में एंट्री होती थी, किंतु जो ऑनलाइन सिस्टम भी हो रहे हैं कुछ, उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या इनकी वेरिफिकेशन किस तरह से हो रही है। उसमें जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आने के जी बाद मैंने एक प्रक्रिया देखी है महोदय, ऑनलाइन आने के बाद ट्रांसपेरेंसी बहुत है। आपको वहां आपको फोटो के लिए रहना पड़ेगा, काफी चीजें इसमें पारदर्शी रखी गई है अब तो। देखिए जी, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो प्रक्रिया होती है वो तो हमने नहीं देखी, किस तरह की प्रक्रिया है, कौन से ऑप्शन है, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं, किस तरह का जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है और प्रशासन ने। कहने का मतलब जी आप जी, सीधा हम ये बोल सकते हैं कि कहीं पर भाई भतीजावाद, रिश्ते नाते आदि इस प्रकार का जोड़कर कहीं गलत काम भी हुआ जाता है, किया जाता है। हो रहा है। इसकी जानकारी हम लेंगे, उसको साझा करेंगे। जब हमारे पूरे तथ्य आ जाएंगे तो हम पब्लिक के सामने इस तथ्य को उजागर करेंगे कि प्रशासन किस तरह से किसी को फायदा दे रहा है, या
किसी की जो बात पूरी नहीं कर पा रहा है। आपके लिए है दीनबंधु जी, क्या हम आरटीआई लगाकर पंचायत के पूरे 5 साल के कार्यकाल को ब्यौरा ले सकते हैं? पहले तो मैं दीनबंधु जी से बताऊंगा कि ई स्वराज कुछ इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें पूरा डिटेल मिल जाता है। अगर आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो हमारे वकील जी बताएंगे कि क्या हम आरटीआई लगा सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, उनके सवाल बहुत अच्छे सवाल किए इन्होंने। 5 साल की जो सूचना है, तो उसमें आपका जो 5 साल का जो काम है, उसमें पूरा आपका विवरण देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक डायरेक्ट लिख दिया कि मुझे 5 साल की सूचना चाहिए। उसमें जो कार्य हुए, उसका पूरा विवरण, किस समय से किस समय तक हुए, कौन से वर्ष में हुए, उसका पूरा विवरण देके आपको जो जानकारी मिल सकती है। इसमें आसानी से जानकारी मिल सकती है। अगर आपको जानकारी 30 दिन के अंदर नहीं मिल सकती है, तो उच्च अधिकारी के पास आप इसकी अपील भी दायर कर सकते हैं। जी, यहाँ पर आपके लिए आया है कि काफ़ी आरटीआई संबंधित जानकारी आपसे प्राप्त हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के आरटीआई अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय राजेश नेगी जी, जिन्हों जो सामाजिक मुद्दों को लेकर मैंने इनको रोडों पर उतर भी देखा है, और काफ़ी चीज़ों को समाज के हित के लिए काफ़ी अग्रसर रहते हैं। इन चीज़ों पर जो है हमेशा जो है एक सेवा भावना से उतरते हैं। इनके लिए जो भी आप सब ने सवाल जवाब पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी हमारे किन्नौर के सहित मुद्दे हैं, वो सारे पूछ सकते हैं। सर, आपके लिए एक सवाल है, मेरी ओर जी, से रहेगा सवाल। बिल्कुल। ये जो हम काफ़ी सालों से, शायद आपके टाइम में भी होगा, मेरे टाइम में भी रहा है। मैं भी कॉलेज में, मेरा तो जी, जी। मैट्रिक के ही तक शिक्षा रही है। मैं मैट्रिक से आगे उन दौरान +1 से डायरेक्ट कॉलेज भी था, मैं कॉलेज, जी, डायरेक्ट जी। गया हूँ। लेकिन फेल होने के बाद मैं मैट्रिक ही रहा, मैट्रिक ही हूँ। लेकिन मैंने 1 साल कॉलेज का बारीकी से देखा है। जी। कॉलेजों में एक गेट टुगेदर फंक्शन होता है और ऑफिसरों का भी गेट टुगेदर फंक्शन होता है। तो मैंने बहुत सारे, मैं डीजे टेंट से भी जुड़ा हूँ। गेट टुगेदर फंक्शन बहुत सारे होते हैं, नाच-गान जी। होता है, मांस मदिरा आदि होता है, बाद में लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने उसमें कल्चर नहीं देखा, कल्चर नाचते हुए देखा है, कल्चर को देखा है, लेकिन किसी भी प्रकार का वहाँ भाषण चीज़ें नहीं देखा। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें, पन बिजली परियोजनाएँ आने से क्या नुकसान जी, हो जी। रहा है, या फिर प्रकृति से हमारे को क्या नुकसान हो रहा है, या रोड हम जगह-जगह खोल खोल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो गेट टुगेदर में एक सामाजिक तथ्य हमारे को नहीं मिलता है। इस पर आप प्रकाश डालेंगे क्या? जी, जी। इस प्रकार का गेट टुगेदर होना क्या जायज़ है, जो आपको सिर्फ़ खान-पान से संबंधित ही रहता हो? जी, जी। ये जो सवाल आपने किया है बहुत अ, समाज के लिए बहुत एक संदेश के माध्यम से है। तो जो ये गेट टुगेदर की बात कर रहे हैं, तो मैं खुद इस वक़्त अपने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर नाहन, जो हमारा हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, उसका मैं नेगोशिएशन में चेयरमैन भी हूँ। और मैंने अपने टाइम में भी लास्ट ईयर हमने बनाना था, उस कोविड की वजह से हमने पोस्टपोन करना पड़ा। तो मैंने 3 साल कंटिन्यू ये जो तोशिम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो जो आप बोल रहे हो वो सही है, बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स आते हैं, नाचते-गाते हैं, कई बार लड़ाई भी होती है, तो वो माहौल जो है वहाँ का, जो एक तोशिम का प्रोग्राम, तो बिल्कुल एकदम खराब हो जाता है। तो मैंने इसमें जो जब मैं इस तोशिम प्रोग्राम के का जो चेयरमैन बना, तो मैंने इस बात को सामने रखा। जब हम फर्स्ट हमारा तोशिम हुआ, तो उसमें एम्प्लॉइज़ साथ थे। उसमें हमारे चितकुल से श्रीमती ठाकुरमणि मैडम जी है, उनका काफ़ी सहयोग रहा था। तो काफ़ी हमारे सीनियर लोग, सूरज अपने जो ईओ है नाहन के, सूरत नेगी जी, और कई और लोग, एसएचओ साहब है अपने देव सिंह जी, तो कहीं और जो हमारे बाहर जो भेड़ बकरों के साथ, उनको भी काफ़ी हमने इनवाइट किया। तो उन लोगों के सामने बैठ के एक मंच साझा किया। तो हमने उन लोगों के साथ ये निष्कर्ष निकाला कि हम समाज के लिए कर क्या रहे हैं। क्या हमारा दायित्व इतना ही बनता है कि हम एक हर साल एक जो खान-पान का ऑर्गेनाइज़ेशन करें, स्टूडेंट फंड इकट्ठा करें और बाद में उसका क्या कोई नतीजा ना निकले। तो 2014 में हमने जो फर्स्ट तोशिम नाहन में जो मनाया, उसमें हमने एक एक शपथ ली कि अगर हम जो भी तोशिम मना रहे हैं, हम समाज के लिए उस जो हमारा उत्तर, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हम किसी पोस्ट पे चुने जा रहे हैं, या कोई हमें ये सोच के आगे पोस्ट पे
पोस्ट पे आया करता है कि नहीं, ये जो लोग आएंगे अच्छा समाज के अच्छा कार्य करेंगे। तो उस टाइम हमने एक मंच जो साझा किया था, उसके माध्यम से हमने क्या किया, जब हमारा तोशिम ऑर्गेनाइज हुआ, उसके बाद हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया नाहन के अंदर। और फिर कालाम में जब दूसरी बार मेरे को चेयरमैन स्टूडेंटों ने बनाया, उसके बाद हमने एक वुमेन एम्पावरमेंट एक स्कीम चलाई थी, जिसमें सभी जो कॉलेज की लड़कियां थी उनसे एक काउंसलर बुलाकर, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे एसटीएम साहिबा, तो उनके जो साझा मंच साझा किया, उनकी जो जो भी समस्याएं थी उनको भी पूछा गया। और कॉलेज में कोई दिक्कत है, या फिर कॉलेज में फिर हमने उसके बाद ब्लड डोनेशन तो कराया, उसके बाद हमने ट्री प्लांटेशन कराया। ट्री प्लांटेशन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट था कि हमने जो कॉलेज की कालाम इंडस्ट्रियल काफी एरिया है, तो कॉलेज और जो बस स्टैंड का दूरी है कम से कम 1 किलोमीटर है, तो पैदल चलना पड़ता है। तो हमने जो हमारी उस टाइम एसपी मैडम जो सौम्या संभा शिवन थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम शाम को पेट्रोलिंग हो जाए, जब स्कूल बच्चे लड़कियां जब कॉलेज से आती है और शाम को जाती है, सुबह आती है शाम, तो मैं उसमें का दो टाइम एक पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ताकि लड़कियों को कोई छेड़े ना, आने जाने कोई दिक्कत ना। उसके बाद हमने एक जो स्कॉलरशिप स्कीम थी कॉलेज के अंदर, जो हमारे किन्नौर से या कहीं भी पूरे हमारे स्टेट से SC ST को स्कॉलरशिप थी, जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, तो उसमें क्या किया, मुझे लगा कि उसमें कुछ धांधली हो रही है। तो मैंने उसको उजागर करने के लिए बैंक मैनेजर से बात की, तो उन्होंने हमारे को वही सूचना साझा नहीं की, तो मैंने किसी और के थ्रू वो सूचना ली थी। उसके बाद हमने क्या किया, कॉलेज के जो चेयरमैन थे उनसे बात की, तो बाद में पता चला कि स्कॉलरशिप काफी आ रही है। तो उसमें एक बार राय साहब, ये 2015 की बात है शायद, तो राय साहब आए, तो उनसे मैंने बात करी, इस तरह मैंने उनसे ये बात कहा कि इस तरह से जो परेशानी हो रही है बच्चों को, स्कॉलरशिप इतनी आ रही है, तो स्कॉलरशिप जा आने खाते से, तो वो सारी बातें काफी कुछ हमने वहाँ एक वुमेन हेल्पलाइन भी शुरू की थी। तो ये जो सवाल आपका समाज के लिए, या जो इलेक्टेड हो रहे प्रेसिडेंट, या जो हमारे तोशिम प्रोग्राम सोलन, चंडीगढ़, शिमला कहीं बनाते हैं, तो मेरा उनसे सभी से निवेदन है कि आप इससे इस तक सीमित ना रहे कि हमने सिर्फ एक कमेटी बनाई है, तो हर साल हमने फंड इकट्ठा करना है, शाम को तोशिम प्रोग्राम करना है। आप ये सोचिए कि आप समाज के लिए कर क्या रहे, आपकी भागीदारी कितनी है समाज के लिए, और आपका जो दायित्व बनता है, क्या हम अपना दायित्व समाज के लिए दे रहे हैं। जी, हम जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन उसके एम ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं, क्या हम अपने एम को अचीव कर रहे हैं, वो हम सबसे पहले हमने देखना चाहिए। किंतु आजकल जो देख रहा हूँ, हमारी संस्कृति तो टोटली चेंज हो गई है। एक पश्चिमी सभ्यता ने हमारी संस्कृति पे हावी हो चुकी है। हमारे कल्चर में, बोलचाल में, बातचीत में, हमारे बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका है। बड़ों का सम्मान, छोटों की बातचीत, किन्नौर का कल्चर, कोई भी किन्नौर के कल्चर, ये जो मिक्सअप हो गया टोटली। आज तो बात यहाँ तक पहुंच गई कि हमारे अपने समाज के जो कल्चर को, अपने किन्नौर की संस्कृति को कैसे बचाए। तो बचाना कैसे, इसी जो जो आप तोशिम प्रोग्राम की बात करें, उसमें संदेश, जो नई युवा पीढ़ी है उनको संदेश दो कि इस तरह से हमने हमारे जो कल्चर है, जिस 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 उद्देश्य को लेकर जो संगठन बनाया गया था, तोशिम प्रोग्राम, तोशिम जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारा नेगीज एसोसिएशन था, उसका क्या हम आज 1% भी उस संगठन को दे पा रहे हैं। हमारा केवल मोटिव ये नहीं कि हम नाच गान करें और शाम को घर चले जाए। वो जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे किन्नौर के लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, हो सकता कई बार अब बाहर के लोग भी अब इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या हमारा हमारा दायित्व क्या बनता है आने वाली पीढ़ी के लिए, हम उनको क्या संदेश दे के जा रहे हैं। तो तोशिम प्रोगना का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम खान पान करे और चले जाए। तोशिम प्रोगना का ये मतलब होना चाहिए कि हम समाज के लिए अपना कितना परसेंट दे रहे हैं, हम समाज के दायित्व कितना निभा पा रहे हैं, हम समाज के लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं। कोई ऐसे ही काम करे जो कि लोगों की नजर में आए कि हाँ, किन्नौर जो फेडरेशन है, किन्नौर ऑर्गेनाइजेशन है, वो समाज के लिए कुछ कर रहा है। तब उस तोशिम का मतलब सही मतलब निकले, यदि समाज के लिए हम कुछ कर पाए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैं थोड़ा-सा जिस प्रकार से नेगी साहब ने बताया कि तोशिम का मतलब सिर्फ नाच गान और खान पान से संबंधित ना हो। मैं जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है और सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा, मैंने भी तकरीबन काफ़ी तोशिम प्रोग्राम अटेंड किए, क्योंकि मैं डीजे टेंट से ही हूँ। हम लोग डीजे में, टेंट में, गायक में, सिंगर में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, खाने पीने में बहुत सारे इन्वेस्ट करते जी, हैं, जी। लेकिन जितने भी लोग आए होते हैं, जो मतलब आपके चाहे वो विद्यार्थी हो,
तो एक इतना तो हम गेस्ट भी बुलाते हैं कि इतना तो फर्ज बनता है, किसी विद्यार्थी की कोई निजी परेशानी तो नहीं है, कोई पर्सनल परेशानी तो नहीं है, या कोई शिक्षा से संबंधित या फिर आपका स्कॉलरशिप से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं है। इस प्रकार से जो है वहाँ एक माहौल बना है, वहाँ सिर्फ आपका एक स्वागत होना है और आपका एक नृत्य होना है, उसके बाद आपका सिंगर बुलाना है और रात भर नाचते रहना है, इसी से संबंधित वह एक रहा है। मुझे कुछ दिखा नहीं, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पश्चिमी सभ्यता घुस चुकी है, इसमें थोड़ी सी हमारे को कल्चर को लाना पड़ेगा। हमारे किन्नौर में बहुत सारी अब आने वाले टाइम में जलवायु की दिक्कत आएगी, पानी की जी, जी। दिक्कत आएगी, पर्यावरण पर प्रॉब्लम आएगी। इन्हीं चीज़ों पर लेकर अगर हम ये जो तोशिम प्रोग्राम में जागरूक अभियान भी चलाएँगे तो बेहतर रहेगा और तोशिम प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा निकलेगा। क्यों सर? जी, जी, सफल हो जाएगा। अगर इस तरह की चर्चा और परिचर्चा हम करते रहे मंचों में कि हमारी संस्कृति पे क्या असर पड़ रहा है, हमारे कल्चर पे, हमारे वातावरण पे क्या असर पड़ रहा है, इतनी जो जल परियोजना हमारे किन्नौर में इस टाइम अग्रसर है, उससे आने वाले भविष्य में आने वाले हमारी नस्लों पे क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें इस टाइम सोचना पड़ेगा। अगर जी, हमने जी, इस जी। टाइम ये 21वीं शताब्दी है, इस टाइम भी हमने कोई अगली बार आपको किसी एसोसिएशन का या कोई चीफ बुलाते हैं, गेस्ट बुलाते हैं, तो उनसे आग्रह कीजिए कि हम जी, जी। इसको अपने तरतीब से चलाएँगे। अगर हमारे तरतीब से चलाएँगे तो आपको मानना पड़ेगा। हम 1 आध घंटे के लिए लेक्चर चीज़ें रखेगी, कोई कोई ऐसी चीज़ें रखेंगे, या फिर ऐसे-ऐसे लोगों को इनाम का प्राइज़ दिया जाए जो किन्नौर में आज तक मतलब काफ़ी लोगों ने काम किया है, उनके लिए बुलाएँ, उनसे वो साझा करें विद्यार्थी जीवन क्या चीज़ है और रिटायरमेंट जीवन क्या चीज़ है। ठीक है सर? जी, इन जी। चीज़ों से आगे निकलते आगे आपके पास आया है सवाल, दीनबंधु नेगी जी, अगर किसी पंचायत में पैसा किसी और काम के सेक्शन में करवा रहे हैं और काम किया हो तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? लेकिन मैं थोड़ी-सी यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ, तो अगर पंचायत में डेवलपमेंट में लग रहा तो ज़रूरी भी नहीं है, अगर बिल्कुल ही अलग से लगाया हो या तो फिर या निजी अपने कहीं पर्सनल चीज़ में लगाया है तो इसकी जानकारी हमारे वकील जी दे देंगे। सर बताएँगे सर? सवाल दोहराने इनका क्या है? अगर किसी पंचायत में पैसा किसी और के काम के सेक्शन में लगता है, मतलब बजट अलग जगह लगता है जी, जी। और काम हो भी रहा हो तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसमें ऐसा अगर फंड मिसयूज़ हुआ है, जो पंचायती फंड मिसयूज़ हुआ है, तो कानूनी कार्रवाई बन सकती है। किंतु अगर फंड किसी अच्छे कार्य के लिए लगाया गया है, उसका मिसयूज़ नहीं हुआ है, प्रॉपर उसका यूटिलाइज़ है, तो कानूनी कार्रवाई उसमें नहीं हो सकती। क्योंकि वो फंड कभी-कभार किसी जी, जी, वो जी। फंड किसी अच्छे कार्य के लिए लगाया गया है या कोई निजी जी, कार्य में लगाया गया है। कभी-कभार हमने ये देखा है कि जिस फंड का पैसे आया था उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पैसा होता है तो उसको किसी और अच्छे उसमें लगाते हैं तो उसमें कोई जी, रोक जी। भी नहीं होना चाहिए। रोक नहीं होती। जी, जी। आपके लिए आपके लिए एक सवाल और आया है साहब जी, साहब जी, कितने दिनों के अंदर आरटीआई का जवाब मिल सकता है? इसका समय सीमा क्या रह सकती है? अगर किसी विभाग से हमें तय समय के अंदर जवाब प्राप्त नहीं होता तो किस आधार पर हम उनकी जानकारी लेंगे? क्या उस विभाग के अधिकारी को समय पर सूचना नहीं मिलने पर अधिकारी को फाइन या जेल हो सकता है? इन प्रश्नों का आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें सर। जी, जी। देखिए, यदि आपने सूचना जो अप्लाई की है, उसके 30 दिन के भीतर आपको सूचना नहीं मिलती है, तो उस अधिकारी के खिलाफ आप अपील जा सकते हैं और अगर आपको सूचना ना दी है, तो उसको ₹250 पर डे जुर्माना होगा। जी। अगर आप उसकी सूचना से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसमें आप अपील में उसके उच्च अधिकारी की अपील में जा सकते हैं, उसके आदेश के खिलाफ। जो आपने सूचना माँगी गई है, यदि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो सूचना के एवज़ में आप आगे अपील भी दायर कर सकते हैं अपनी। ऐसा नहीं कि आपके आपने लिए आरटीई जी, जी। आपके लिए ऐसा और नहीं कि आपने सवाल आया है? जी, जी। चलिए, चलिए बोलिए सर, बोलिए। ऐसा नहीं है कि आपको सूचना संतुष्ट नहीं है तो आगे नहीं कर सकते। आप उस सूचना को आगे अपील भी कर सकते हैं। स्टेट पे जा सकते हैं आप। सवाल आया साहब जी, एक प्रश्न और है, अगर कोई विभाग का अधिकारी आरटीआई सूचना के अधीन सूचना को छुपाता है या सूचना गोलमाल कर देता है जबकि सूचना का उत्तर कुछ और ही होता है, तो हम उस अधिकारी के तहत एग्ज़ैक्ट एक्सेप्ट सूचना किस प्रकार का एकत्रित कर सकते हैं? क्या हम किसी उच्च अधिकारी को सूचना के बारे में संतुष्ट नहीं होने पर शिकायत कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल सर। जी, जी। रामगढ़ जी, इसमें कई बार ऐसा होता है, जो सूचना हम माँगते हैं, कई बार हम आम इंसान है, उस सूचना का पूरा ब्यौरा नहीं दे पाता है। तो उच्च अधिकारी लोग क्या करते हैं, उसको टाल-मटोल को के बोलते हैं कि जो मैंने सूचना माँगी आरटीआई एक्ट के अंडर में नहीं आती है।
कई बार ऐसा होता है उसमें हम डेट लिखना भूल जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने सूचना कौन से साल की चाहिए, महीने की चाहिए। उसका पूरा विवरण दीजिए, पूरा विवरण आपको लिखना पड़ेगा उसका, कहाँ से कब तक। जैसे 2000 कोई 2016 में काम हुआ है, 2016 में कौन से महीने में आपने लिख लिया 2000 सुंगरा पंचायत में 2016 में काम हुआ था, उसकी मुझे सूचना चाहिए। मगर 2016 में कौन से महीने में काम हुआ था, किसका बजट, कौन काम किस उससे हेड से हुआ था, स्कीम क्या थी, वो सारा ब्यौरा लिखना पड़ेगा। अगर ब्यौरा लिखने के बाद भी वो सूचना टाल मटोल होती है तो उसमें भी आप अपील में जा सकते हैं आगे। अब हमारा अपना सवाल होगा, आप राजनीतिक दलों के साथ रहे हो, आप कितना साल हो रहा है सर आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हुए? सर मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से एनएसयूआई में हूँ। मेरा तो आपका निजी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, सभी दलों से है। आपको जी आपको अच्छा लगता है जब जब ये जो नेता लोग जब संसद में विधानसभा में बैठते हैं और अपना पेमेंट जब बढ़ाते हैं तो तालियां बजाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है सर? देखिए, अब विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा की अपनी अपनी जो शर्तें हैं, जो अपने की जो इनका जो बजट बना रखा है सरकार ने पहले से ही, या तो हमें ऐसा ड्रास्टिक चेंज लाना पड़ेगा सब लोगों को बैठ के, कि ऐसा एक मुहिम चलानी पड़ेगी पूरे देश में कि जो इनके जो सैलरी लगी है इसको बंद करा जाए, या इसमें कोई क्वालिफिकेशन लाई जाए। इसमें तो कोई चर्चा नहीं नहीं करता सर, है। हमारे को सैलरी से नहीं बोल रहा हूँ। अभी एनपीएस और ओपीएस के बारे में थोड़ी सी आपको प्रकाश डालेंगे? आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ। नेताओं का जो पेमेंट है बढ़ता रहता है और पेंशनें बनती रहती है, लेकिन जब कर्मचारी 60 साल नौकरी कर रहा है और फिर वो जो है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में आता है, तो आप इस पर थोड़ा सा बताएंगे क्यों सरकारें ऐसी करती है? और जबकि उनको अपनी ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप एक वकालत से जुड़े हो, क्या आप जी पिटीशन जी। दायर नहीं कर सकते हो, या फिर आप किसी पार्टी के अधीन रहकर आप चुप रह रहे हो, आपके हाथ बंध गए हैं क्या? देखिए, जहां तक कानून की बात है आप पिटीशन डाल सकते हैं जी उसमें। सर। किसी आपको कोई मुझे जैसे मुझे कोई कंप्लेंट है, या तो पीएल फाइल, पब्लिक इन लास्ट में हमको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, तब कोर्ट हमारी बात सुनेगा। अगर हम सिंगली जी डालेंगे कोर्ट बोलेगा और वो पूरे समाज को कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत हो रही है। जी। कई कानूनी पीच ऐसे होते हैं राम भगत जी, जिसमें हमें समाज को लेकर चलना पड़ेगा। अगर समाज के लोग एक उठ जाए तो हम पिटीशन कल ही दायर कर दे। हमारे पास कोई आए बोले हाँ मैं तैयार है, हम कल जो जो सर्विस से रिटायर हुए वो हमारे पास आए, 5-6 लोग 10 लोग आ जाइए, हम कल ही पिटीशन दायर करें। किंतु क्या होता है क्या, लोग बोलते आते नहीं है। अब हम घर मतलब घर ये पे है उनको। कि जी मेरा कहने का मतलब आप समझ गया कि जी। कानूनी प्रक्रिया के लिए आपके पास आना पड़ेगा, रोडों में चिल्ला के कुछ नहीं होगा, जिस नहीं नहीं, प्रकार से रोडों में हम आते हैं। रोड में चिल्लाने से तो आप अपना हक मांग रहे हैं, किंतु वो हक जी बात सुन नहीं पा रहे हैं। अब जी। कोई बच्चा भूखा है तो उसको दूध पिलाना, तो माँ तो बोलेगी नहीं, बच्चा रोएगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर ऐसी बात आ रही है तो उनकी सैलरी, मैं ये मानता हूँ कि गलत हो रहा है। जो बेचारा कर्मचारी पूरी अपनी जिंदगी भर काम कर रिटायर होता है उसको बाद में पता। जी महोदय, अभी आपको कॉल आई होगी तभी दिक्कत आई होगी। जी जी। अभी तो मैं पिछली बार मैं एक एपिसोड में पता चला कि जेबीटी टीचर जो है रिटायर हो गए और वो एनपीएस की स्कीम में आए, तो उनका पेंशन 700 रुपये बन रहा था। बड़ी शर्म की बात है, सरकार को ये सोचना जी जी। चाहिए। देखो जी, मेरा एक पूरे जो हमारे समाज मैं से जो। आपसे थोड़ा सा सवाल सर, ये एनपीएस और ओपीएस के बारे में पूरा जानकारी लोगों को दे, और किस हद तक एनपीएस सही है किस हद तक नहीं है, इस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्योंकि कर्मचारी का भविष्य जो है खतरे में चला गया है, और कर्मचारी ही जो है नेताओं को आगे प्रमोट करते हैं और कर्मचारी ही बनाते हैं नेता। जी जी। जी देखिए, जो ये न्यू स्कीम और पेंशन स्कीम है उसके अंडर में तहत जो है, इन्होंने सरकार ने क्या किया है कि उस कुछ सैलरी को बढ़ा के बोला कि आपको पेंशन के जो स्कीम है उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो न्यू पेंशन स्कीम है। तो बोल रहे कि आप जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपकी पेंशन नहीं लगेगी। ऐसा कौन सा आप लोगों ने अमेंडमेंट ला दिया देश में कि बेचारे जो टीचर्स है, जो कुछ और कर्मचारी है, किसी भी विभाग में कर्मचारी है, वो पूरी जिंदगी का काम करते रहे और आप उसको बोलोगे आपकी जो सैलरी है, जो आपका जो पीरियड बन रहा है, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ पीरियड आपका जो बन रहा है, उसमें आपकी जो पेंशन स्कीम एडजस्ट करके आपको पैसा लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा इंसान, किस पे आश्रित रहे। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़े माँ बाप होते आश्रित किस पे रहेंगे। कई बार फोर्थ क्लास के कर्मचारी होते हैं बेचारे, कोई मकान बनाने लॉ लेते हैं, उनकी सारी जो पूंजी हो तो उसमें चली जाती है। जी। बुढ़ापे में आश्रित इसलिए
आश्रित जो हो चाहिए इंसान, कि थोड़ा चलो सरकार हमें जब जाए तो रिटायरमेंट हमें अपने जो आराम से जीवन व्यापन कर सके। अब बुढ़ापे में इंसान ऐसा तो कर नहीं सकता कि कुछ काम करे या कुछ और चीज करे। अगर इन्होंने पेंशन स्कीम अगर जो लानी थी, जो हटवानी, न्यू पेंशन स्कीम लानी थी इन्होंने, जो 700 रुपये मानदेय जो बोल रहे हैं, तो पिछली जो रिकवरी वो क्यों नहीं कराई? जी। वो जो पिछली जो रिकवरी रिकवरी से वो क्यों नहीं करा रहे? ये तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, किसी को ऊपर किसी को नीचे। राम भगत जी आपके इसमें लिए अपनी सवाल मनो। आया है, आपके लिए सवाल आया है जी जी। सुमित जी का। सारे पार्टी एक समान है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एनपीएस पर क्या है? सारे पार्टी एक समान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या है? थोड़ा सा आप आरटीआई अध्यक्ष भी हो। नहीं, आरटीएस मैं हूं, पर इसमें पार्टीबाजी की मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पार्टीबाजी में ठीक नहीं रहेगा इस टाइम। इसके लिए डिबेट अगर महोदय, हो गए तो ऐसा पार्टी जी। है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? मेरा कहने का मतलब यार, इनका पूछने का मतलब है, पार्टीवाज मतलब नहीं है, कि कहने का मतलब क्या स्टैंड रहेगा? क्या इसको आगे तक आवाज उठाएगी, या फिर ये स्टॉप रहेगी, या फिर देखती रहेगी, या सहमति जताएगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसके लिए न्यू पेंशन स्कीम की हम आवाज जरूर उठाएंगे। आपके लिए एक सवाल है साहब जी, क्या हम आरटीआई के नियम से संबंधित कोई अच्छी सी बुक का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें भी जानकारी प्राप्त हो सके? कोई ऐसी बुक्स बनी हो, या कोई ऐसा पेज बना हो, नहीं या ऐसा नहीं, कोई साइट हो? इसमें जो आरटी एक्ट आता है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीए की 2005 पीडीएफ आता है अपना ऑनलाइन, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें कोई एक्ट है सिर्फ बना हुआ, सेंटर एक्ट है ये आप यूनिवर्सिटी महोदय, में किसी भी। मोदी जी, हमारे किन्नौर में बहुत सारी कंपनियां रही है। जी जी। तो किसी भी जो राजनीतिक दलों ने इस कंपनी से हमारे को जो है किन्नौर के विकास में किसी प्रकार का जो है फायदा नहीं दिलाया है। इसमें क्या ये कंपनियों पर जो है ऊर्जा मंत्रालय का एक शिकंजा रहता है, जिससे हमारे किन्नौर के एक ही एमएलए है और वो बंद जाता है? तो इस वजह से हम थोड़ा सा कंपनियों के साथ लड़ नहीं पाते क्या? देखिए ऐसा नहीं है। जो साड़ा लाड़ा, जो हमारी स्कीम है, साड़ा और लाड़ा, ये किन्नौर के नेताजी ने जो बनाई है, किन्नौर के हित में है। और जो काम हर जो पंचायतों में लाड़ा का पैसा आता है, लाड़ा का पैसा आ रहा है, कि मंदिरों में यूज हो रहा है, वो रॉयल्टी हमारे को मिल रही है थ्रू नेताजी की वजह से। जब कंपनी आई तो हम उनके साथ हमारा जो एक बातचीत हुई कि अगर कंपनियां काम करेगी तो कुछ उसका पैसा हमारे किन्नौर की जनता के लिए यूज होना चाहिए। तो साड़ा के अंदर, लाड़ा के अंदर जो पैसा आता है वो पूरी पंचायतों में ही जो स्कीम लगती है वो यूज हो रहा है। जी जी। चलिए, आपके लिए बहुत बाहर आपने बहुत समय निकाला, 10 मिनट का और समय है। चलिए, इन विषयों जी को जी। फिर कभी टॉपिक में करेंगे। आपके लिए एक सवाल फिर आया हुआ है कि सेंटर में अगर आपकी सरकार आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी? ये तो शायद उस समय पता चलेगा, फिर भी आप अपनी जी ओर जी। से हिंट्स देंगे सर? सर ये तो हमारे से बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं सेंटर में, तो मगर जी हमारा जी। संदेश उनके लिए यही है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, ताकि बुजुर्ग जो है अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। महोदय जी, आप हम जैसे किसी पर छोड़ देते हैं, जैसे बुजुर्ग, या उनको हम वो सम्मान देते हैं, अलग बात है, लेकिन ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि आप मानते हो उनका पेंशन जारी है, उनका जो पेमेंट जारी है। वो 5 साल या 10 साल काम करते हैं, कर्मचारी 60 साल निकलता है। जी जी। चलिए, बहुत बेहतर सर। आप जाते जाते हमारे किन्नौर के वासियों को कुछ एमसिन पेज के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे? पंचायती राज चुनाव पर किस प्रकार की छवि को आप देखना चाहेंगे इस बार? राम भगत जी, आपको पता ही है अब कि इस टाइम जनवरी में अलग अलग जो पंचायतों में अलग दिन जो डेट में जो इन चुनाव होने हैं, तो मेरा जो ये मतदाता से एक विनम्र निवेदन है कि जब आप वोट डालें या किसी के बारे में सोचे, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, क्या जिसको हम चुन रहे हैं वो व्यक्ति क्या उस पंचायत के या गांव के लिए भी सही है या नहीं है। क्या उसको जिसको हम चुन रहे हैं वो व्यक्ति समाज का विकास कर सके, पूरे गांव को लेके साथ चल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पंचायत में इलेक्शन जीतने का अपनी मोनोपोली करे। तो इन कुछ और चीजें से कुछ नवयुवा इलेक्शन में उठ रहे हैं, तो उनके वो बधाई के पात्र है। किंतु मेरा एक अपना जो थोड़ा सा अनुभव है कि समाज में एक समाज को चलाने के लिए, या जो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए थोड़ा सा अनुभव जरूरी है।
तो इस टाइम जनता से मेरा ये कि थोड़े से अनुभवी है, तो थोड़े से मैच्योर है, जिन्होंने पहले काम कर रखा है समाज के लिए और जिनका रुतबा समाज में अच्छा है, उनको आगे लाए ताकि जो गाँव का विकास हो अच्छे से हो सके। ऐसा नहीं कि अपने भाई भतीजावाद में या परिवारवाद में किसी को जो अच्छा है उसको आप डिप्राइव कर दे या किसी ऐसे को लाए कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चुने ताकि पंचायत के जरिए पूरे जो किन्नौर का विकास हो सके और किन्नौर जो है अव्वल दर्जे में आ सके। जी, ये बहुत बेहतरीन आपने बताया। शायद उनका नेटवर्क चला गया है। मोदी जी, जाते जाते आप एमसीएन पेज के बारे में और एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए कुछ कहना जी, चाहेंगे जी। आप? जो आप जो कार्य कर रहे हैं काफी काबिल तारीफ है। इस तरह का जो मंच मंच हो सबके लिए जो आप एक साझा कर रहे हैं, सबके विचार अलग-अलग विचार जो पब्लिक के सामने आ रहे हैं, तो इससे जो है किन्नौर के अंदर जो जितने भी जो आप ये कार्य कर रहे हैं, तो कहीं हर क्षेत्र से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और सबके सामने उनकी बात 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 जो साझा हो रही है। तो ये अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन जो कार्यक्रम आपने चल रखा है और जितने भी ये एमसीएम के जो फॉलोवर्स है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं भी खुद इस पेज के साथ जुड़ा हूँ और मैं आगे भी इस पेज के साथ जुड़ता रहूँगा और मैं एक बार फिर से राम भगत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस मंच के काबिल समझा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल आया है, उस पर हम जरूर जी, जी। टिप्पणियां करेंगे। अ, साहब जी, एनपीएस के संदर्भ में एक बात कह रहा हूँ। एक राक्षस है जो धीरे धीरे सभी लोगों को अपने वश में करेगा। अगर कोई व्यक्ति ओल्ड पेंशन के तहत है तो उस व्यक्ति को भी एनपीएस को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन उनके बच्चे भी इसी के अधीन आना चाहिए। मेरा भी यही है। हमारे जो हक हकूक है वो हमें लेना चाहिए, और या तो फिर ये समान हक हकूक जो है उन पर भी लागू होना चाहिए। जो जो हमारे राजनीतिक दल है उन पर भी जो कुछ नियम बनाना पड़ेगा कि आप लोगों का पेंशन, आप लोगों का भी जी, जी। इतने साल लगातार आप जीतेंगे तो तभी रहेगा। तो कुछ चीजें तो हमारे को अमल करना पड़ेगा। इस पर थोड़ी जी। सी आप प्रतिक्रिया करेंगे क्या? ओल्ड पेंशन के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा तभी ये संभव होगा? राम भगत जी, इसमें मेरा जो तर्क है, मैं यही बात साझा करना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पेज स्कीम उसको सुचारू रूप से लागू कर देना चाहिए। क्योंकि सेवाएँ हर क्षेत्र में अपने लोग अलग-अलग जो डिपार्टमेंट सेवा तो दे रहे हैं, वो किस हमारे लिए हम आम कोई टीचर सेवा दे, स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की सेवा दे रहा है, तो सेवा की वजह से उसको मिल क्या रहा है? बाद में बिना पेंशन के घर बैठ रहा है। तो मेरा तो ये है कि हम लोग सबको आगे आना चाहिए और कानून के ज़रिए अपना हक लेना चाहिए। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि जो पेंशन स्कीम में अभी सर्विस में जो चल रहे लोग, वो भी सामने आए, वो अपनी बात रखें। हम भी पूरी उनकी जो कानूनी सहायता बन पड़ी हम करेंगे और हम इसको हाई कोर्ट तक भी पहुँचाएँगे, ताकि हाई कोर्ट भी जो वहाँ पे जो बुद्धिजीवी हाई कोर्ट में जो जजेस लोग बैठे हुए बुद्धिजीवी, उनको भी पता लग सके कि किस तरह की जो बाद में जो परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म किया हुआ एनपीए चलाया हुआ है। जी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अधिवक्ता जो आरटीआई के अध्यक्ष जो है किन्नौर से है, राजेश नेगी जी, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बेहतरीन परिचर्चा की। जिन्होंने जो जो युवा पीढ़ी है जो गेट टुगेदर करते हैं उनके लिए एक मैसेज दिया कि इस गेट टुगेदर में खान पान के साथ एक नया आयोजन बनाया जिससे हमारा प्रकृति और हमारा जो पर्यावरण और हमारा जो किन्नौर खिलता रहे। वहाँ पर साझा करें किन्नौर के प्रति क्या क्या चीज़ें हमारी कमियाँ हो सकती है और क्या रह रही है, और नए तरीके से जो है आप उस गेट टुगेदर को मनाएं। और साथ में आटे की बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी, और साथ में जो सामाजिक मुद्दे जो इन्होंने कहा कि पंचायत में जो छवि होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए और पढ़ा लिखा और युवा को भी मौका मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन बातें कही। फिर राम भगत कभी जी, एक जी जाते-जाते एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। जी सर। जो आजकल पंचायतों में जो अनपोज जो जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जी तो हम लोग जो उनको चुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको इसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई इंक्रोचमेंट है हो, उनकी क्या हम पूरी वेरीफाई कर पा रहे हैं, या जो जो उनको चुन रहे हैं लोग, उनमें क्या
51% लोगों की, जो गांव के लोगों की भागीदारी है, ये बात सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। ये तो सर महोदय पंचायत के जो जी जी। विपक्षी और आपसी लोग शायद उन्होंने सोच समझ के निकाला होगा या आपसी सहमति जताई होगी। जी कई जी। बार क्या होता है सर, गांव में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, कोई बात नहीं, जी जी। आप जिसकी छवि के हो अगले बार हमारे को मौका दे देना, इस प्रकार का भी चला रहता है। लेकिन हाँ, कहीं आपकी बातों को अगर इस मंच के कहीं द्वारा ऐसा कोई ना हो कि समझता हो किसी तो कहीं जरूरी ऐसा ना हो कि किसी जी कहीं जी ऐसा ना हो किसी मतदाता की जो बात छुप जाए, दबा दी जाए। जी मेरा ये सवाल है। जी जी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने एमसिन पेज के धन्यवाद लिए आपको जी। समय निकाला, किन्नौर के लिए समय निकाला। ये पेज चलता रहेगा, बीच में कभी जी। कोई कानूनी सलाह होगा या फिर कोई किसी मुद्दे पर हमने बात करनी हो तो हम आपको ज़रूर दुआ बुलाएँगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे साथ जुड़े थे राजेश नेगी जी, अधिवक्ता जो है कांग्रेस के जो आरटीआई अध्यक्ष थे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ों को निकाला। अब थोड़ी देर के बाद हमारा नया एपिसोड, दूसरा एपिसोड चालू होगा, गांव की सरकार आपकी सरकार। इसमें हमारे किन्नौर के राजनीतिक दल के जो कांग्रेस, बीजेपी, बासपा और सिट्टू और छात्र नेता भी हमारे साथ होंगे। तो 7 बजे मिलते हैं। हो सकता है कि ये हमारा आज का लास्ट एपिसोड हो, उसके बाद हम एक नया एपिसोड चलाएंगे 21 तारीख तक। उसके बाद हमारा जो एपिसोड होगा वो साप्ताहिक एपिसोड, जो शनिवार संडे वही रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं 7 बजे।